ये रिपोर्ट आईएमएफ ने हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त पर बनाई। ये इनिशिएटिव हुकूमत पाकिस्तान शहबाज शरीफ का था कि आईएमएफ से ऐसी रिपोर्ट हासिल की जाए। शहबाज गिल साहब ने कहा है कि मैंने झूठ बोला है और ये रिपोर्ट आईएमएफ ने हुकूमत पाकिस्तान के कहने पे नहीं बनाई। कि उन्होंने मेरे मुंह के बारे में कहा है कि मेरा मुंह बहुत बड़ा है, या उन्होंने मेरे तमगे पे उनको बहुत प्रॉब्लम है कि मुझे तमगा जो मिला है वो कहते हैं उन्हें नहीं समझ आ रही कि मुझे क्यों मिला है। तो नॉन जर्नलिस्टिक बातें हैं, वो ठट्ठा लगाना चाहते थे या वो मेरा मजाक बनाना चाहते थे, तो मैं उसको सीरियस तो नहीं लेता। अगर शहबाज गिल साहब पढ़े लिखे हैं, वैसे उनकी बातों से नहीं लगता वो पढ़े लिखे हैं, मुझे ऐसे ही लगता है खोते थे इलम लदिया है, क्योंकि इलम ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है। महमूद खान अचकज़ई साहब का आइडिया है कि जी आप तो हुकूमत तो छोड़ती नहीं है, हम कोई 10,000 बंदा ले जाएं और जाकर इमरान खान को जेल से रिहा करा लें और उसको सीधा सीएम हाउस केपी ले जाएं। प्रोग्राम इनका यही है कि जेल तोड़ दी जाए। ये एक सुसाइड मिशन होगा अगर वो करेंगे। रियासत इस वक्त इतनी कमजोर नहीं है कि तहरीक इंसाफ के बलवे के आगे झुक जाएगी। बलूचिस्तान इज एन एस्टेब्लिशमेंट हाउस। 28 नवंबर को ये 2 नोटिफिकेशन होने हैं। एक आर्मी चीफ की नई मुद्दत का नोटिफिकेशन होना है जो 5 साल का होगा, एक सीडीएफ का नोटिफिकेशन होना है जो 5 साल का होगा। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, ब्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि शहबाज गिल की जानिब से जवाब आया, उनकी जानिब से कहा गया है कि आपने झूठ बोला है। तो क्या वाकई झूठ है ये आईएमएफ से रिलेटेड? देखें, जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई है करप्शन असेसमेंट के हवाले से, मैंने उसके हवाले से ये कहा है कि ये रिपोर्ट आईएमएफ ने हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त पर बनाई है। मैंने ये कहा है और मैंने कहा है कि ये हुकूमत की रिक्वेस्ट पर ये रिपोर्ट बनाकर हुकूमत पाकिस्तान को दी गई है और ये इनिशिएटिव हुकूमत पाकिस्तान शहबाज शरीफ का था कि आईएमएफ से ऐसी रिपोर्ट हासिल की जाए। शहबाज गिल साहब ने कहा है कि मैंने झूठ बोला है और ये रिपोर्ट आईएमएफ ने हुकूमत पाकिस्तान के कहने पे नहीं बनाई। सादा सी बात है। बाकी जो उन्होंने मेरे मुंह के बारे में कहा है कि मेरा मुंह बहुत बड़ा है, या उन्होंने मेरे तमगे पे उनको बहुत प्रॉब्लम है कि मुझे तमगा जो मिला है उसमें उनका उनको बड़ा मसला है कि वो कहते हैं उन्हें नहीं समझ आ रही कि मुझे क्यों मिला है। वो तो नॉन जर्नलिस्टिक बातें हैं, वो ठट्ठा लगाना चाहते थे या वो मेरा कोई मजाक बनाना चाहते थे, तो मैं उसको सीरियस तो नहीं लेता। सीरियस बात ये है कि उन्होंने ये कहा है कि मैंने ये बात झूठ कही है कि ये जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई है ये हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त पर बनाई गई है। मेरे ख्याल में नाजरीन को मेरे मुंह से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे तमगे से कोई ताल्लुक नहीं है। उनको तो इतनी बात की केयर होनी चाहिए कि मुजम्मिल सहवर्दी ने जो बात की है वो सच है या झूठ है, शहबाज गिल सच बोल रहा है या मुजम्मिल सहवर्दी। हम्म। देखें, आईएमएफ की रिपोर्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, हम्म। सारे मीडिया ने इसको कैरी किया है, ये आईएमएफ की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इसकी एग्जेक्टिव समरी में जाएं, हर रिपोर्ट की एक एग्जेक्टिव समरी होती है जो उसके निचोड़ या उसका क्रस्ट होता है, या कहते हैं जो उसके मेन पॉइंट्स होते हैं। उसका पहला पैराग्राफ है, मैं आपको पढ़ देता हूं, जो पहली 4 लाइनें हैं। ये कहते हैं, इट्स द गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट प्रिपेयर्ड बाय द आईएमएफ विद वर्ल्ड बैंक एट द पाकिस्तान गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट। पहली लाइन है कि ये जो हम रिपोर्ट भेज रहे हैं, बना रहे हैं करप्शन असेसमेंट की, डायग्नोस्टिक असेसमेंट की, ये हम हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त पर बना रहे हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट की एग्जेक्टिव समरी का पहला पैरा पढ़ लें। हम्म। अगर शहबाज गिल साहब पढ़े लिखे हैं, वैसे उनकी बातों से नहीं लगता वो पढ़े लिखे हैं, मुझे ऐसे ही लगता है खोते थे इलम लदिया है, क्योंकि इलम ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है। अगर हम्म। इलम उनका कुछ बिगाड़ देता तो इलम उनको आ जाता, तो वो मेरे ऊपर ये झूठ का इल्जाम लगाने से पहले समरी पढ़ लेते, हम्म। रिपोर्ट पढ़ लेते कि यार मुजम्मिल ने ये बात कहाँ से ली है। वैसे तो मेरे अलावा भी नुसरत जावेद साहब, अबसार आलम साहब, सब लोगों ने इस रिपोर्ट का ये स्क्रीनशॉट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इकरा आपसे कि आप प्रोड्यूसर अगेंस्ट स्क्रीन पे लगा दें। जैसे उन्होंने मेरी फोटो लगाई है और वो लगाया, ये आईएमएफ की स्क्रीनशॉट लगाती हैं और शहबाज गिल की फोटो लगाती हैं, और नाजरीन को पता लग जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। कुछ ज्यादा मेरा मतलब है, इसमें मैंने कोई एटम बम बनाने का फार्मूला तो बताया नहीं कि पता नहीं मेरा सही है या शहबाज गिल का सही है। मैंने सादा सी बात कही है कि आईएमएफ की रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त पर बनी है
हम्म। और ये रिपोर्ट हुकूमत ने मुल्क में करप्शन खत्म करने के लिए, देखे ना जी, बनाई है। और 12 महीने में हुकूमत ये एक स्टेप्स लेना चाहती है कि ये जो डायग्नोस्टिक है इसको खत्म किया जाए और करप्शन को खत्म की जाए। हम्म। बहुत सारी हुकूमतें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से स्टडी कराती हैं। पिछले दिनों एफपीआर में इस्लाहात के लिए एक इंटरनेशनल फर्म से स्टडी कराई गई कि एफपीआर में कैसे इस्लाहात की जाएं। उनके ऊपर डिजिटलाइजेशन और सारा कुछ हो रहा है। इंटरनेशनल कंसल्टेंट से, इंटरनेशनल इदारों से स्टडी करवाना हुकूमतों का काम है। वो करा के उनके ऊपर फिर अमल करती हैं, नहीं करती हैं, ये हुकूमतों का काम है। मैंने सिर्फ इतनी बात कही है कि ये रिपोर्ट आईएमएफ ने खुद ही नहीं दे दी, उनका हम्म। मैंडेट ही नहीं, ना इस रिपोर्ट का आईएमएफ के कर्ज से कोई ताल्लुक है। ये एक एडवाइजरी रिपोर्ट है जो हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त पर बनाई गई है कि हमारे सिस्टम में कहाँ कहाँ करप्शन है, आप हमें निशानदेही करके बताएं। अब इसमें बड़ी सिंपल बात है कि अगर हुकूमत ऐसी कोई रिपोर्ट बनाती तो किससे बनवाती? अफसरशाही से बनवाती, अफसरों से ही एग्जैक्टली। बनवाती ना। तो हमारे यहाँ ये है कि अफसरशाही करप्शन करते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी की करप्शन ब्यूरोक्रेसी ना करती, पॉलिटिशियन से बनवाती तो हम कहते हैं पॉलिटिशियंस करप्ट है, उन्होंने अपनी करप्शन छुपा ली है। मेरा टेक्निकल है कि गवर्नमेंट ने एक न्यूट्रल इदारा सोचा जो इसका पाकिस्तान की करप्शन से कोई ताल्लुक ना हो, और वो ये रिपोर्ट बताए कि कहाँ पॉलिटिशियंस करप्ट हैं और कहाँ वो करप्ट हैं, ब्यूरोक्रेटिक करप्ट है। मेरे ख्याल में रिपोर्ट अच्छी है, इस पर अमल होना चाहिए। बाकी जो शहबाज गिल साहब का ख्याल है कि ये हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त पर नहीं बनी, वो भी एग्जेक्टिव समरी बन लें तो उन्हें समझ आ जाएगी। मुजम्मिल साहब, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फुल कोर्ट इजलास हुआ, 27वीं तरमीम पर बात हुई, लेकिन कोई भी बयान जारी नहीं हुआ। वजह क्या बनी है? देखिए, उसके जो मुख्तलिफ जर्नलिस्टों ने सबने आया है, जो मैंने भी चेक किया है, उसमें दो रास्ते चीफ जस्टिस की जानिब से जो है वो प्रपोज किए गए थे। एक रास्ता है कि वो सब मिलकर इस्तीफे दे दें, हम्म। एक है कि सब मिलकर 27वीं तरमीम की तौसीक कर दें, हम्म। इसको एंडोर्स कर दें। फुल कोर्ट में दोनों पर इतफाक नहीं हो सकता। आधे से ज्यादा जजेस इस्तीफा देने के हक में नहीं थे हम्म। और कुछ जजेस 27वीं तरमीम की तौसीक के हक में नहीं थे। लिहाजा दोनों काम नहीं हुए क्योंकि इत्तेफाक राय नहीं हुआ। चीफ जस्टिस याही अफरीदी काम, उनका ख्याल था इस ये हाउस अगर इत्तेफाक राय से कोई काम करना चाहे तो चाहे इत्तेफाक राय से इस्तीफे दे दें सारे, चाहे इत्तेफाक राय से तौसीक कर दें। अदलिया में तकसीम है, ये बात हम आज तो नहीं, ये तो पहले दिन से जानते हैं। अदलिया के जजेस का अपना अपना एजेंडा है, ये भी हम जानते हैं। जज का नाम देखकर पता लग जाता है इसकी सियासी सोच क्या है, ये भी हम जानते हैं। तो ये मेरे ख्याल में क्वाइट नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसी खबर वाली बात तो है नहीं। तो मुजम्मिल साहब, जजेस ट्रांसफर केस की अगर हम बात करें तो उसमें विफाकी आईनी अदालत में अपील मुकर्रर करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने नई दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। उनका मौकिफ ये है कि उनकी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ही सुने। ये मौकिफ आपको किस हद तक आईनी लगता है? देखिए, सवाल ये है कि ये मेरी चॉइस नहीं है कि मेरा मुकदमा कौन सी अदालत सुने और कौन सा जज सुने। हम्म। आईने पाकिस्तान ये हक नहीं देता मुझे कि मेरी पसंद की अदालत हो और मेरी पसंद का जज हो। ये हम्म। दोनों काम किसी भी लिटिगेंट का ये राइट नहीं है। हम्म। ये इस केस में लिटिगेंट हैं, इनका भी ये राइट नहीं है। अदालत का कौन सी अदालत होगी ये अख्तियार हुकूमत आईने पाकिस्तान और के पास है कि वो अदालतों की तकसीम करता है, और अदलिया खुद जो है आगे अदालतों में काम तकसीम करती है। हम्म। आईने पाकिस्तान ने आईनी मामलात के लिए नई आईनी अदालत बना दी है। किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, आज वो आइन का हिस्सा है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन है, आईनी पिटिशन है, उसके ऊपर अपील है, आईनी मामले पर बात करनी है। इन्होंने उस पर अपील की है, वो आईनी अदालत ने सुनना है। जब तक आईनी अदालत है, जब खत्म हो जाएगी तो और बात है। मेरा जाती तौर पर ख्याल है कि इन जैसे इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दी थी कि जी 27वीं तरमीम का मुकदमा सुन लें, सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त ही नहीं ली। इनकी ये जो दरखास्त है कि हमारा मुकदमा आईनी अदालत ना सुने, सुप्रीम कोर्ट सुने, ये भी मुस्तरद हो जाएगी। और मैं ये समझता हूं अगर मेरी नाकस राय हो, ना सिर्फ ये मुस्तरद होनी चाहिए बल्कि इन चारों जजों को जुर्माना भी होना चाहिए इस हम्म। किस्म की दरखास्त देने पर, ताकि हम जजों को सियासी दरखास्तें देने से रोकें। उनको आईने पाकिस्तान का पता होना चाहिए, पहले ये इकट्ठे चल के
आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देने चल पड़े थे इससे पहले, वो भी जजेस की कोई तरीकाकार नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं है, और खत लिखना कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं है। मेरी तो ये है कि चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आईनी बेंच को इस दरखास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करना चाहिए, ताकि इनको पता हो कि ये कन्विक्टेड है इस मामले में, अदालत ने इनको जुर्माना किया है। मुजम्मिल साहब, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वर्कर एआई से बनी हुई एक वीडियो जो है हर जगह शेयर पर शेयर कर रहे हैं, जिसमें आवाम का हुजूम जो है सीढ़ियां लगाकर अडियाला जेल के अंदर घुसकर खान साहब को रिहा करवा रहा है। महमूद अचकजई एक दो दिन पहले ही ऐसा कोई बयान दे चुके हैं। क्या ऐसा कोई मंसूबा बन सकता है? पर्पस क्या है? एआई से वीडियो जनरेट कर रहे हैं, अडियाला जेल से रिलेटेड खान को रिहा करवा रहे हैं। ये महमूद खान अचकजई साहब का आइडिया है। यदि अच्छा। आप तो हुकूमत तो छोड़ती नहीं है, हम कोई 10,000 बंदा ले जाएं और जाकर अदालत इमरान खान को जेल से रिहा करा लें, और फिर वो लोग जो हैं हर वक्त इमरान खान की हिफाजत पे रहें, और हुकूमत इमरान और उनको केपी ले जाएं। केपी हमारी हुकूमत है, तो इमरान को केपी से तो दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, उसको वहां से रिहा कराएं और उसको सीधा सीएम हाउस केपी ले जाएं और उनको सीएम हाउस केपी में रखें। ये महमूद खान अचकजई साहब ने एक आइडिया दिया है, मुझे ये मुमकिन नजर नहीं आता। पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ को 10-15 हजार बंदा इकट्ठा करने की पोजीशन में नहीं है। मैंने आज आलिया हमदा साहबा का भी एक ऑर्डर देखा है। उन्होंने तमाम टिकट होल्डर्स को कहा है पंजाब के, मतलब पंजाब में 150 एमएनए हैं, कोई 300 एमपी हैं, कि जी सब टिकट होल्डर चाहे जीते हैं चाहे हारे हैं, सब 4-4 बंदे लेकर जो है वो अडियाला पहुंचे मंगल वाले दिन। और मेरा ख्याल है केपी में भी ऐसी कॉल दी जा रही है कि अडियाला पहुंचे। अब ये मंगल वाले दिन अडियाला के बाहर एक शो लगाना चाहते हैं। उनका मतलब है हर हल्के से 4 लोग आए, तो 300 भी अगर हल्के हों तो आप समझ लें 300 इंटू 4 1200 लोग हो जाएंगे। 150 एमएनए है तो वो 4 लाएंगे, तो इसका मतलब पंजाब से कोई 2000 बंदा, 2500 बंदा ये अडियाले के बाहर लाना चाहते हैं। 3-4-5 हजार बंदा ये केपी से लाना चाहते हैं, कुछ इस्लामाबाद से 1000-2000 बंदा लाना चाहते हैं। तो ये 8-10 हजार बंदा अब तक के मुताबिक अडियाले के बाहर मंगल वाले दिन जमा करना चाहती हैं और वहां मुलाकात के हवाले से शो लगाना चाहते हैं। अब ये कितने कामयाब होंगे कितने नाकाम होंगे, क्या मुझसे उस दिन कंटेनर लग जाएंगे, उस दिन लोगों को अडियाला तक जाने की इजाजत नहीं होगी मुझे लगता है, और बहुत पीछे से ही रोकना शुरू कर दिया जाएगा। अगर केपी से काफिले लेकिन निकलेंगे तो अटक पर रोके जाएंगे। तो मंगल का दिन जो है, अब मुझे लगता है कि ये जो मुज़ाहमती सियासत की तरफ पीटीआई जाना चाहती थी, उसका पहला टेस्ट मंगल को है कि ये कितने लोग अडियाला के बाहर जमा करते हैं। प्रोग्राम इनका यही है कि जेल तोड़ दी जाए, लेकिन जेल तक पहुंचेंगे तो जेल तोड़ेंगे। मुझे लगता है ये जेल तक पहुंच ही नहीं सके। अपने खुद को टेस्टर लगाकर चेक कर रहे हैं कारकुनान को अब ये। खुद को टेस्टर लगा रहे हैं या कारकुनों को टेस्टर लगा रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये इससे पहले महमूद खान अचकजई साहब ने ये आइडिया भी दिया था कि हम सारे पीटीआई वाले जाएं और जाकर स्पीकर को उसकी कुर्सी से नीचे फेंक दें। लेकिन पीटीआई की बॉडी ने ये बात नहीं मानी। उन्होंने कहा पहले हम 9 मई से निकल नहीं पा रहे और 9 मई के मुकदमों में सारे नाअहल हो रहे हैं, ऊपर से हम स्पीकर के ये भी अगर ये करेंगे जेल पर हमला, इन मुकदमात में भी एमएनए एमपी नाअहल हो जाएंगे, सजाएं हो जाएंगी। अब तो मेरा मतलब अदालती सहूलतकारी भी नहीं होगी और जल्दी से वो जो है सजाएं हो जाएंगी। ये एक सुसाइड मिशन होगा अगर वो करेंगे। रियासत इस वक्त इतनी कमजोर नहीं है कि तहरीक इंसाफ के बलवे के आगे झुक जाएगी, या तहरीक इंसाफ में इतनी ताकत नहीं है कि बलवा करके रियासत को झुका लेगी। लिहाजा मुझे लगता है ये एक और सियासी खुदकुशी होगी। इसके नतीजे में पीटीआई के मजीद अरकान कौमी और सूबाई असेंबली पर मुकदमे बनेंगे और मजीद नाअहल हो जाएंगे, मजीद को सजाएं हो जाएंगी। अब तो पहले कल ज़िमनी इंतखाब है, तो मुझे लगता है मजीद ज़िमनी इंतखाब आ जाएंगे अगर ऐसा हो जाए। तो मुजम्मिल साहब, जराये से ये खबर सामने आ रही है कि सरफराज बुगटी साहब जो है सीएम बलूचिस्तान, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए दुबई पहुंचे हैं। वहां पर जाके उन्होंने जरदारी साहब से मुलाकात करने के लिए वक्त मांगा है, लेकिन जरदारी साहब ने उनसे मुलाकात करने के लिए फौरी तौर पर इनकार कर दिया है। तो ये क्या मामला है? अच्छा, मुझे लगता है बलूचिस्तान की वजारत आला का फैसला कोई सियासतदान नहीं करता, ये एस्टेब्लिशमेंट करती है। अच्छा। बलूचिस्तान इज एन एस्टेब्लिशमेंट हाउस। वहां कौन वजीर आला होगा कौन नहीं होगा, इसका ज्यादा बड़ा इनपुट तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। और सरफराज बुगटी साहब भी एस्टेब्लिशमेंट की ताकत पे वजीर आला बने थे, वो कोई पीपल्स पार्टी में थोड़ी थे, वो तो निगरान हुकूमत में वजीर दाखिला थे। ये तो इलेक्शन अनाउंस होने से एक दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया
और कहा कि मैं सीएम बलूचिस्तान हूंगा। इसका मतलब है इलेक्शनों से पहले ये तय था कि वो वजीर आला बलूचिस्तान होंगे। उनकी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही है, आसफ जरदारी के साथ नहीं चल सकती। जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट ने मुंह मोड़ लिया सरफराज बुगटी को कौन बचाएगा? मुझे लगता है उनको दुबई जाने के बजाय जीएचक्यू जाना चाहिए था या आपारे जाना चाहिए था, जहां से वो ताकत लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो, उनको भी इतनी समझ है कि उनकी वजारत आला दुबई से नहीं बचनी, बचनी है तो आपारे या जीएचक्यू से बचनी। मुजम्मिल साहब, आखिर में अब बात करेंगे। इमरान रियाज खान की जानिब से कहा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम ये 10 दिन जो है वो सुकून से गुजारना चाहते हैं, फिर उनको महसूस होता है कि सब कुछ जो है वो मुकम्मल उनके कंट्रोल में होगा। तो 10 दिन में ऐसा क्या बदल सकता है? हर कोई 10 दिन एक काउंटर लगा के बैठा हुआ है। देखिए 28 तारीख को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सीडीएफ का नोटिफिकेशन होगा। इस वक्त एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मौजूद है, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा। 27वीं तरमीम में चीफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की पोस्ट खत्म कर दी गई है, लेकिन वो खत्म की गई है जब उनका टेन्योर 27 जनवरी को या 28 नवंबर को खत्म हो रहा है। जब जनरल साहिर शमशाद रिटायर हो जाएंगे तो वो पोस्ट ही खत्म हो जाएगी, कोई नया चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ नहीं आना। इतलात ये है कि उस दिन आर्मी चीफ का सीडीएफ का नोटिफिकेशन हो जाएगा, जिसने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को रिप्लेस किया है जिस पोस्ट ने, और वो नोटिफिकेशन हो जाएगा कि ये चेयरमैन डिफेंस फोर्स हो गए हैं। उसी दिन उनका नई टर्म का भी नोटिफिकेशन हो जाएगा अगले 5 साल के लिए, कि वो सीडीएफ भी हैं और आर्मी चीफ भी हैं 28 नवंबर 2030 तक। तो सबको 28 नवंबर का इंतजार है। 28 नवंबर को ये दो नोटिफिकेशन होने हैं। एक आर्मी चीफ की नई मुद्दत का नोटिफिकेशन होना है जो 5 साल का होगा, एक सीडीएफ का नोटिफिकेशन होना है जो 5 साल का होगा। ये दो नोटिफिकेशन होने के बाद आर्मी चीफ 28 नवंबर 2030 तक जो है महफूज हो जाएंगे, उनका टेन्योर 2030 तक हो जाएगा, वो सीडीएफ भी होंगे। वैसे भी अगले हफ्ते में आप फौज में बहुत सारी प्रमोशंस और रिटायरमेंट्स हैं। बहुत ही कलीदी पोस्टों पे जो लोग बैठे हैं उनकी ट्रांसफर्स हैं, नई प्रमोशंस हैं। मेजर जनरल ने लेफ्टिनेंट जनरल बनना है, कुछ लेफ्टिनेंट जनरल्स ने रिटायर होना है। तो फौज में एक बड़ा शफल आपको अगले 10 दिन में नजर आएगा, कि फौज के अंदर बहुत ज्यादा शफलिंग होगी अगले 10 दिन में। नए लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हो जाएंगे, कुछ रिटायर हो जाएंगे। तो ये आसिम मुनीर साहब अगले 10 दिन में फौज में पहली दफा अपनी टीम लेके आएंगे, क्योंकि जनरल बाजवा जो थे वो जाती दफा 13 अजाफी लेफ्टिनेंट जनरल लगा गए थे, जिसकी वजह से आसिम मुनीर साहब के पास कोई पोस्टें ही नहीं थी जिस पर वो लोगों को लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट कर सकते। टेक्निकली आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट करके अपनी टीम बनाता है। तो 3 साल तो आसिम मुनीर को उस तरह अपनी टीम बनाने का मौका नहीं मिला। ये सारे लोग जो थे ये बाजवा के प्रमोटेड थे। ये पहली दफा है कि अब आसिम मुनीर साहब अपने हैंड पे लोगों को प्रमोट करेंगे, जो फौज का तरीकाकार है। आर्मी चीफ प्रमोट करता है, उसके नतीजे में ऊपर उनकी एक टीम आएगी। तो एक राय ये है कि एक तो उनका नोटिफिकेशन 5 साल के लिए हो जाएगा और सीडीएफ हो जाएंगे, और दूसरा उनको अपनी टीम लाने का भी मौका मिल जाएगा। तो सबका ख्याल है कि अगले 10 दिन बाद आर्मी चीफ फौज के अंदर भी बहुत मजबूत होंगे और बाहर भी बहुत मजबूत होंगे। लिहाजा ये 8-10 दिन वाकई बहुत अहम। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुजम्मिल सॉवरदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।